हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूँ लेबोरेटरीज और उनमें बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा। बट आज मैं पहली चीज़ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो जो है सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत छोटे छोटे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आसानी से समझ में आए। जब हम किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं या किसी लेबोरेटरी में जाते हैं, मोस्टली यहाँ लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेडिकल लेबोरेटरीज जो होती हैं, मैं स्कूल के और इस सब की लेबोरेटरीज़ की डिस्कशन में नहीं हूँ आज, तो उन सब जो लेबोरेटरीज़ हैं उनमें क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स। सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स, अब ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं, इसको कैसे समझेंगे हम, कैसे सॉल्यूशन किस बनाए जाएंगे, कौन क्या उनकी खासियत होती है। तो सॉल्यूशन जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सॉल्यूशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसका, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। बेसिकली हम उसमें दो ही काउंट करते हैं, जिसमें एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरे को सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, बेसिक सिंपल। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो चीजें, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो, वो सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा है इसमें रिएजेंट। तो व्हाट इज रिएजेंट? रिएजेंट इज अ कंपाउंड विच इज यूज्ड to analyze the basic properties of blood urea, serum urea, which whatever you are studying or observing through the chemical analysis। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो रिएजेंट्स होते हैं जो मेडिकल लैब्स में यूज करते हैं, मोस्टली वो हमें सॉल्यूशन फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब एक बहुत कॉमन सा टर्म यूज होता है, अच्छा मैं इन सबको लिखता चलूं ताकि समझ में आता रहे। पहला है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सबस्टेंसेस। क्या चीज? सबस्टेंसेस which are solute and solvent, solute and solvent। और अब दूसरा जो है reagent। what is reagent? कंपाउंड और मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स या तो एक प्रॉपर कोई कंपाउंड होगा या कई कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा, ठीक है, ऑफ कंपाउंड्स। एक चीज जान लो, यूजुअली इन सॉल्यूशन हमको किस रूप में मिलता है? सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट में मिलता है यूजुअली, ठीक है। अब यहां से अब इसी कंटिन्यू कर लो, कंपाउंड एम्प्लॉयड, इसको यूज्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। और कैसे एनालिसिस? तो केमिकल एनालिसिस, ठीक है। चलो, अब एक बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड होता है स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंट वर्ड है, इसी को मैं लिखूं साथ में, वर्किंग सॉल्यूशन। वर्किंग सॉल्यूशन।
स्टॉक सॉल्यूशन एंड वर्किंग सॉल्यूशन, व्हाट आर दीज? तो देखो, जब हम किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं ना, तो हम बार बार सॉल्यूशन नहीं बनाते, क्योंकि अब रोज रोज बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार में ही बना करके कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसको रख लेते हैं। ठीक है, क्या किए हमने, जैसे मान लो कि मुझे जिम्सास्टिन बनाना है, करना है, या हेमेटॉक्सिलिन लगाना है, या पैप लगाना है, एफबी लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो हम पर्टिकुलर डे पे, अब एक दिन के लिए हम 50 ml स्ट्रेन बनाए फिर इस्तेमाल कर ले, तो ये तो वही बात हो जाएगी, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। एंड ये कोई बुद्धिमानी का फैसला नहीं है। और अगर हम लेबोरेटरी चला रहे हैं तो हमें भाई दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर मैं इसकी इकोनॉमिक कंडीशन में बात करूं, तो अगर हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा है, तो मतलब घाटे का सौदा है। ठीक है, तो जिसने भी लैब इस्टेब्लिश किया है वो एज अ बिजनेस पर्पज ही तो कर रहा है ना, तो उसको फायदा चाहिए। तो फायदा के लिए हम भाई, टाइम इज मनी, टाइम बचाओ। तो एक दिन में ही हम किसी दिन अच्छे से सॉल्यूशन तैयार कर लिए कंसंट्रेटेड लेवल पे। ठीक है, क्या किए? तो कंसंट्रेटेड लेवल पे। तो इट इज क्या है, इसको हम स्टॉक सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड। और वर्किंग सॉल्यूशन क्या है? तो स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें जरूरत आज 50 ml की है। ठीक है, तो हमने जो बनाया, अब चूंकि परसेंट वाइज लेना है, 10%, 5% जैसा हम लेते हैं, हम उसमें से निकाल के जितना हमको जैसा परसेंटेज डिमांड में है, हम उसको डाइल्यूट कर लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्किंग सॉल्यूशन। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डाइल्यूशन या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करके क्या बना सकते हैं? वर्किंग सॉल्यूशन। सिंपल सा है कि अगर हमें स्टॉक सॉल्यूशन हमने बना लिया, तो उससे हम वर्किंग सॉल्यूशन बनाते रहेंगे। अब इससे हमारे टाइम की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी, रिएजेंट बर्बाद नहीं होगा। तो अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, स्टेन कैसे बनाते हैं या कोई रिएजेंट कैसे तैयार करते हैं, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो अभी आज मैं सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, इसको बनाते कैसे और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं बात करूं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, अगर मैं कहूं, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती या थोड़ा सा लग रहा है तो उसको पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ा जा सकता है उसको, और या वीडियो रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसमें बात करूं, हमें अगर बनाना है तो भाई क्या क्या चाहिए होगा। चीजें चाहिए होंगी ना बनाने के लिए, जैसे खाना बनाते तो बाकी चीजें चाहिए होती हैं, तो बस सेम वैसे ही हमें क्या क्या चाहिए। तो नेक्स्ट हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या होंगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में पहला होगा भाई, अगर हम कुछ घोलेंगे या कुछ बनाएंगे तो हमें कुछ सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए होगा ना। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट होगा, फर्स्ट वन इज सॉलिड। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड केमिकल। सॉलिड एंड लिक्विड केमिकल, चलो ये तो हो गया सिंपल, जो कि एक छोटा बच्चा भी जानता है। छोटा बच्चा इन द सेंस कि जो 10th में भी साइंस पढ़ रहा हो। अब मैं अगर बात करूं मेडिकल टर्म में कैसे बात करते हैं या क्या इसमें यूज होता है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे इनाला आर। ठीक है, इनाला आर। अब ये क्या है?
तो इसको कहते हैं एनालिटिकल ग्रेड केमिकल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? एनालिटिकल ग्रेड केमिकल। ये सब पॉइंट वाइज चीजें हैं, मैं बताते जा रहा हूं, इसको नोट करते चलना या याद करते चलो, ये बहुत सी चीजें दिमाग से उतर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है GR। व्हाट इज GR? गारंटीड रिएजेंट। ये क्या है? तो ऐसे रिएजेंट्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव रिएजेंट कह सकते हो इनको, तो इनका हम इस्तेमाल किस में करेंगे? फॉर प्रिपरेशन of quantitative and other standard reagent। इसको मैं बताते जा रहा हूं, इसको नोट करते चलना और याद करते चलना, भूलना मत। ये सब चीजें हैं जो पूछते हैं लोग कभी कभी, जो वाइवा में आते हैं, टीचर एग्जामिनर्स जो आते हैं वो लोग पूछ देते हैं। नेक्स्ट है GPR। GPR। नेक्स्ट वन इज GPR। व्हाट इज दिस GPR? दिस इज कॉल्ड जनरल पर्पस रिएजेंट। दिस इज जनरल पर्पस रिएजेंट। अब ये क्या है? तो नाम से क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नाम से क्लियर है कि जनरली हम यूज कर लेते हैं जो ऐसे रिएजेंट जिनका बहुत रोल ना हो टेस्ट के वेरिएशन में, तो उनको कहते हैं जनरल पर्पस रिएजेंट। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे LR। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज LR। ठीक है, LR इज, अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी रिएजेंट है ये। ठीक है, तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? LR का इस्तेमाल हम करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट के जो सॉल्यूशन बनेंगे उसमें कर सकते हैं, जैसे बेनेडिक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो। इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इसका एग्जाम्पल जो है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट और फूशे रिएजेंट। ठीक है, तो ये FOUCHET है, फूचेट मत पढ़ देना, फूशे इसको कहते हैं, फूशे है। ठीक, वैज्ञानिक का नाम है भाई साहब, वो अपना लिख के गए थे। तो हमें पहला क्या मिला? सॉलिड एंड लिक्विड केमिकल। सॉलिड एंड लिक्विड केमिकल्स में क्या मिला? एनाला-R। व्हाट इज एनाला-R? ऐसे रिएजेंट जिनका इस्तेमाल हम करते हैं एनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स के लिए, या इनको क्या कहते हैं? एनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स। गारंटीड रिएजेंट्स क्या होते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव और अदर स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दो अलग अलग चीजें होती है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हमें ये मालूम चले पॉजिटिव और निगेटिव। क्वांटिटेटिव मींस द अमाउंट और द परसेंटेज अगर हम निकाल लेते, दैट इज क्वांटिटेटिव। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत पूछता है वाइवा में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग से उतर जाता है। फिर GPR, जनरल पर्पज रिएजेंट, जो बेसिकली हम इस्तेमाल कर लेते हैं। LR क्वालिटेटिव इस्तेमाल के लिए हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए किए, जैसे बेनेडिक्ट रिएजेंट और फूशे रिएजेंट। इसको मिटा देता हूं और आगे हम बात करेंगे दूसरा, जो रिक्वायरमेंट है हमारा
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट क्या होता है? जो किसी चीज को घोल रहा हो। जैसे एक गिलास पानी में और हम 1 चम्मच चीनी डाल दें तो पानी जो है वो सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट है। लेकिन अगर हम एक बोरी चीनी ले लें और 1 चम्मच पानी डालें तो हम पानी जो है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा और चीनी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ये डिपेंड करता है, इसका सिंपल सा तरीका, जो घोलेगा, जिसमें जो चीज घुल रही है गायब हो रही है वो सॉल्वेंट है, जो गायब हो रहा है वो सॉल्यूट है। सिंपल तरीका। तो हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉल्वेंट में एक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये भाई साहब हर सब लगभग सब चीजों को घुला लेते हैं, लेकिन ऐसा सब पे लागू नहीं होता, मोस्टली ऑर्गेनिक चीजों पे नहीं लगता है ये। लेकिन यहां पे हम लैब की बात करते हैं तो हम यहां यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर। पहला क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर। पहला हो गया डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा हो गए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या हो सकता है? ग्लाइकोएसिटिक एसिड हो सकता है, आइसोप्रोपेनॉल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब मैं एक बात करता हूं, जो डिस्टिल्ड वाटर की बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये पानी को उबाल दिए, उसको क्लीन आउट कर दिए, या उसको हम डीआयोनाइजर में कर लिए तो डिस्टिल्ड हो गया। बट डिस्टिल्ड वाटर भी कितना प्योर है इसका भी निर्धारण होता है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड। एक इंटरनेशनल संस्था है जिसको मैं नाम दिया गया था NCCLS। ठीक है, NCCLS। ये यूएसए की संस्था है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, तो इसने ये कहा कि देखिए हम जब पानी को डिस्टिल करते हैं ना तो उसका भी एक स्टैंडर्ड बनता है। तो हम डिस्टिलेशन के प्रोसीजर को अगर बढ़ा दे या घटा दे तो उसका नेचर या वेरिएशन होने लगता है, जो पानी का नेचर वो बदलने लगता है। उस हिसाब से इसने 3 कैटेगरीज बनाई। अच्छा, अब इसका कभी कभी होता है ना, इसका वो पूछ देता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो NCLS जो है नेशनल कमिटी, सॉरी NCLS है, NCLS फॉर लैबोरेटरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लैबोरेटरी स्टैंडर्ड्स, NCLS। तो नेशनल कमिटी फॉर लैबोरेटरी स्टैंडर्ड्स, यूएसए ने ये डिसाइड किया कि देखो भाई अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जनरली तो इस्तेमाल हो रहा है, बट हम कैसा इस्तेमाल करें? तो इन्होंने 3 कैटेगरी में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और इन्होंने कहा कि टाइप 1 क्लिनिकल लैब वाटर जो होता है, जो जनरली इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देख भाई अगर हमको साफ करना हो या अच्छे से रखना हो तो हमें टाइप 1 वाटर का इस्तेमाल करना होगा या करना चाहिए, जो उन्होंने सजेस्ट किया। बट ऐसा होता नहीं। तो पहले हम समझ लें कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या। इन्होंने वाटर को, डिस्टिल्ड वाटर को कितने हिस्से में बांट दिया? टाइप 1 या टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, इन्होंने कितने हिस्सों में बांटा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अब इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। चलो यही समझा देते हैं। जो टाइप 1 वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक टेस्ट जितने भी हैं या बीजी है, ब्लड गैस एनालिसिस है, इसको छोड़ दें तो जो नहीं, सॉरी, टाइप 1 का इस्तेमाल हम सब में करते हैं, ये स्टैंडर्ड माना गया था, सॉरी। तो इसमें कहता है इट इज recommended for all।
टाइप 1, टाइप 1 क्या किया गया, सबके लिए रिकमेंड किया गया, ठीक है। ये टाइप 2 जो है सेम, ठीक है, recommended for all except electrolysis and BGA, ब्लड गैन एनालिसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस को छोड़ के सब में करते हैं, रिकमेंडेड फॉर ऑल। टाइप 3 जो है इसका इस्तेमाल किस में करेंगे हम, तो सिर्फ वॉशिंग में करते हैं, वॉशिंग में, और कुछ मात्रा के जो टेस्ट होंगे जो बहुत अधिक वेरिएट ना कर रहे हो, तो कुछ टेस्ट के क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। इन सम, इस बात को याद रखना, सम क्वालिटेटिव टेस्ट्स, ठीक है। अब मैं यहां बात करता हूं सीधे पॉइंट वाली, एग्जाम में वाइवा में पूछा जाए अगर, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल या मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल इसका होता है, मोस्ट कॉमन है ये। क्यों है, क्योंकि टाइप 1 को बनाना महंगा है, ठीक है, टाइप 1 को बनाना क्या है, महंगा है, और टाइप 3 कमजोर है, बेकार है, तो बचा टाइप 2 जिसका इस्तेमाल मोस्ट कॉमनली किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत सीधा आंसर है कि पूछ दे अगर वाइवा में कि टाइप 2 ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, या इनमें सबसे अधिक इस्तेमाल कौन सा होता है और क्यों, टाइप 2 होता है, और क्योंकि ये सस्ता भी है और अच्छा भी है, ये महंगा है। तो भाई अगर हमने पहले ही बताया कि लेबोरेटरी जो है वो पैसे कमाने के लिए बनाई जा रही है, तो अगर हम 100 रुपए टेस्ट का ले रहे हैं और उसमें हम 90 रुपए 110 रुपए खर्च कर दें तो हम लॉस में है। फिर एटलीस्ट अगर हम 100 रुपए ले रहे हैं तो 80 तक तो रखें, ताकि 20 रुपए प्रॉफिट में रहोगे तब तो जाके भाई जो वर्कर्स है उनको खर्च निकलेगा, जो लैब का खर्च है वो भी निकलेगा। तो इस तरह के जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उनकी बात की जाती है। अब मैं सीधे तीसरा पॉइंट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और ना समझ में जिसको जो चीज डाउट में हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना कि क्या नहीं समझना, मैं उसको एक अलग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट ग्लासवेयर, सॉरी लास्ट थर्ड इज ग्लासवेयर, थर्ड इज ग्लासवेयर। तो ग्लासवेयर में क्या क्या हो सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा दिखता है, तो कोनिकल फ्लास्क। बीकर्स, ठीक है, ml वो डिपेंडेंट है कितनी बड़ी लेबोरेटरी है उससे हम बड़ा घटा लेते हैं, बट जनरली हम 1000 ml के जो बीकर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फिर मेजरिंग सिलेंडर्स, ये वेरी करते हैं, कैसे, 100 ml 200 ml, ठीक है, 500 ml और 1000 ml ये रखते हैं, ठीक है। फिर फनल, अच्छा ये कैसे दिखते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, इसमें ऐसे ग्रेडिंग रहती है, ठीक है। फनल एंड ग्लास रॉड, फनल कुप्पी होती है कुछ ऐसे दिखती है, और ग्लास रॉड जो होता है वो ऐसे दिखे, लंबा सा था, स्टीयर करने के लिए, स्टीयरिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद एम्बर कलर्ड बॉटल, अब ये क्या है, एम्बर कलर्ड बॉटल्स, देखो डार्क ब्राउन कलर, कुछ रिएजेंट जो होते हैं ना लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक लाइट पड़ जाती है तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनका नेचर डिनेचुरेट हो जाते हैं, इसलिए एम्बर कलर्ड बॉटल्स लेते हैं ताकि उनका कलर चेंज ना, सॉरी उनका नेचर वेरिएट ना करे। और
लास्ट में डेसिकेटर। ठीक है, तो ये हो गए ग्लासवेयर्स। नेक्स्ट की बात मैं करूंगा अब चौथा, इसको देख लेना। कोनिकल फ्लास्क, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, फनल एंड ग्लास रॉड, एम्बर कलर्ड बॉटल्स, प्लास्टिक के और या शीशे के हो सकते हैं, और डेसिकेटर्स। ठीक है, अब मैं जो हमें चाहिए चौथा, फोर्थ, फिजिकल बैलेंसेस। फिजिकल बैलेंस, अब देखो बैलेंस क्या होते हैं और किस तरह से ये सब जो अभी ग्लास वेयर्स में भी आया मैंने, उसको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कस वहां करेंगे। यहाँ बेसिक चीजों की बात करते हैं केवल। तो हमें क्या चाहिए, फिजिकल बैलेंस, और क्या चाहिए, हॉट प्लेट। हॉट प्लेट चाहिए होता है। फिर क्या चाहिए, मैग्नेटिक स्टायरर, मैग्नेटिक स्टायरर। ठीक है, फिर वेइंग बॉक्स, वेट बॉक्स जो होता है, ये छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें 0.5 ग्राम से लेकर के अलग अलग रेंज तक के वेट लिख रखे रहते हैं। फिर इसके बाद अब एक एडिशनली हम लोग रख लेते हैं फॉर प्रिकॉशन, कि लैब में अगर काम कर तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके बारे में, तो रबर ग्लव्स। ठीक है, रबर ग्लव्स चाहिए और सेफ्टी स्पेक्टिकल्स चाहिए। बस इतनी सी चीजें हमें चाहिए किसी भी लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करने में और उनके रिएजेंट्स को बनाने के लिए। अब 2-4 चीजें रह गई, सॉल्यूशन एंड रिएजेंट्स कैसे मिक्स करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसको समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालने वाला हूं। बट उसको पढ़ने से पहले केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और 12th में रहा होगा सॉल्यूशन। इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो बातें अच्छे समझ में आएंगी क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहां तक में कोई भी चीज डाउट कर रही है और नहीं समझ में आ रहा, फ्रिक्वेंटली पूछो, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।